नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। उत्तर प्रदेश भारत का दिल, जहां हर दिन करोड़ों लोगों की आवाजाही, आस्था, कारोबार और जिंदगी की रफ्तार एक साथ चलती है। लेकिन सोचिए, अगर इसी रफ्तार को अचानक किसी ने रोकने की साजिश रच ली हो, अगर ट्रेनें पटरी से उतर जाएं, शहरों में एक के बाद एक आग लगने लगे और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दहशत फैल जाए, तो क्या होगा? यही खौफनाक मंजर रचने की तैयारी चल रही थी। एक सुनियोजित, बहुस्तरीय और बेहद खतरनाक आतंकी साजिश, जिसका मकसद था उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख देना। लेकिन ऐन वक्त पर यूपी एटीएस ने ऐसा वार किया कि ये पूरी साजिश ध्वस्त हो गई और एक बड़ी तबाही टल गई। अब इस पूरी कहानी को चरणबद्ध तरीके से आपको समझाते हैं, ताकि साफ हो सके कि आखिर उत्तर प्रदेश को दहलाने की कोशिश कैसे की गई, कितने लोग इसमें शामिल थे, किन किन जगहों को निशाना बनाया जाना था और अब तक जांच में क्या क्या बड़े खुलासे सामने आए हैं। सबसे पहले साजिश क्या थी? जांच एजेंसियों के मुताबिक ये कोई एकल हमला नहीं था, बल्कि मल्टी लेयर अटैक प्लान था। यानी एक साथ कई शहरों में अलग अलग टारगेट पर हमला कर पूरे सिस्टम को अस्थिर करना था। लखनऊ में रेलवे सिग्नल बॉक्स को उड़ाने की योजना थी, ताकि ट्रेन संचालन बाधित हो और बड़े पैमाने पर हादसे हो सके। भारत में रोजाना करीब 2 से 2.5 करोड़ यात्री रेलवे से सफर करते हैं। ऐसे में सिग्नल सिस्टम पर हमला सीधे तौर पर हजारों जिंदगियों को खतरे में डाल सकता था। इसके साथ ही मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़ और नोएडा में गाड़ियों के शोरूम और गैस सिलेंडरों से भरे ट्रकों को आग के हवाले करने की भी योजना थी। गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक किसी भी शहर में चलते फिरते बम जैसे होते हैं। अगर इनमें विस्फोट हो जाए तो आसपास के कई किलोमीटर तक नुकसान हो सकता है। यानी साफ है कि इस साजिश का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि बड़े पैमाने पर दहशत और अराजकता फैलाना था। अब बात करते हैं गिरफ्तारी की। इस पूरे मॉड्यूल में 4 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साकिब उर्फ डेविल, अरबाब, लोकेश पंडित उर्फ पपला और विकास गहलावत उर्फ रौनक। इनमें साकिब उर्फ डेविल इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड है, लेकिन असली ऑपरेटर भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठा आईएसआई हैंडलर था, जो इस पूरे नेटवर्क को निर्देश दे रहा था। यानी ये साजिश लोकल स्तर की नहीं बल्कि इंटरनेशनल कनेक्शन वाली थी। अब सवाल, क्या सिर्फ ये 4 लोग थे? जवाब है नहीं। जांच एजेंसियों को शक है कि इस नेटवर्क में और भी ओवरग्राउंड वर्कर शामिल हो सकते हैं, जो सीधे हमले में शामिल ना हो, लेकिन लॉजिस्टिक सपोर्ट, शरण या फिर फंडिंग में मदद कर रहे हों। इसी वजह से एटीएस ने इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अब बात करते हैं निशाने पर क्या क्या था। इस साजिश का दायरा बेहद व्यापक था, बेहद बड़ा था। रेलवे नेटवर्क, भीड़ भाड़ वाले बाजार, गाड़ियों के शोरूम और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान तो टारगेट थे ही, लेकिन इससे भी ज्यादा संवेदनशील थे धार्मिक स्थल। पिछले मामलों को देखें तो साफ होता है कि मंदिरों और बड़े धार्मिक आयोजनों को भी लगातार निशाना बनाने की योजना बनी रही है। मार्च 2026 में हापुड़ में पकड़े गए संदिग्ध दिल्ली एनसीआर के मंदिरों की रेकी कर रहे थे। 2025 में प्रयागराज महाकुंभ, जहां करोड़ों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, उसे भी टारगेट करने की साजिश सामने आई थी। अगर ऐसे आयोजनों पर हमला होता है तो सिर्फ जानमाल का नुकसान नहीं बल्कि देश भर में सांप्रदायिक तनाव फैल सकता था। अब सबसे अहम हिस्सा, आखिर खुलासे क्या हुए हैं? तो देखिए, इस केस में जो बातें सामने आई हैं वो आतंक के बदलते चेहरे को दिखाती हैं। सबसे पहला खुलासा, पूरी साजिश डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ऑपरेट हो रही थी। पाकिस्तान में बैठा हैंडलर गूगल मैप, लोकेशन शेयरिंग और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए टारगेट तय करता था। इसके बाद आरोपी उन जगहों की रेकी करते, फोटो और वीडियो बनाते और टेलीग्राम के जरिए वहां पर भेज दिया करते थे। दूसरा बड़ा खुलासा, फंडिंग का तरीका। आरोपियों को पैसे क्यूआर कोड और बैंक खातों के जरिए भेजे जा रहे थे। यानी अब आतंकवाद भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ट्रांजैक्शन ट्रैक करना ही और भी ज्यादा जटिल हो सके। तीसरा और सबसे खतरनाक खुलासा, भर्ती का तरीका। इस नेटवर्क की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई। साकिब ने हथियारों के साथ एक रील पोस्ट की। इसके बाद दुबई में बैठे एक शख्स ने उससे संपर्क किया। फिर उसे टेलीग्राम चैनलों से जोड़ा गया, जहां कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार किया जाता है। धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश हुआ और फिर उसे आईएसआई हैंडलर से जोड़ दिया गया। इसके बाद साकिब ने अपने नेटवर्क को बढ़ाया।
पहले दोस्त अरबाब को जोड़ा, फिर पैसों का लालच देकर लोकेश और विकास को भी इस पूरे मामले में शामिल कर लिया। यह खतरनाक ट्रेंड है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को आसान पैसे का लालच देकर इस तरह के नेटवर्क में शामिल किया जा रहा है। अब आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि खतरा कितना बड़ा है, क्योंकि पिछले सालों में उत्तर प्रदेश में 15 से ज्यादा आतंकी मॉड्यूल पकड़े जा चुके हैं। सिर्फ 2025 और 26 के बीच ही 8 से ज्यादा बड़े केस सामने आए, जिसमें मंदिरों की रेकी, महाकुंभ पर हमला, केमिकल अटैक की तैयारी और सेना से जुड़ी जासूसी जैसे मामले शामिल हैं। 2025 में एक केस में 300 किलो तक अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया गया, जो किसी भी बड़े शहर को हिला सकता था। एक अन्य मामले में केमिकल रेजिन के जरिए हमले की तैयारी की जा रही थी। तो वहीं एक नेवी जवान तक आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया, जो दिखाता है कि दुश्मन किस स्तर तक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। अब इस केस में बरामद सबूतों की बात करें तो आरोपियों के पास से 7 स्मार्टफोन मिले हैं, जिनमें भारी मात्रा में डेटा है, वीडियो हैं, फोटो हैं, चैट्स हैं और लोकेशन भी रिकॉर्ड हैं। जांच एजेंसियां इन डिवाइसेज से नेटवर्क के और भी लिंक तलाश रही है। कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, किसने मदद की है और आगे का क्या प्लान था। अगर पूरे पैटर्न को देखें तो एक रणनीति साफ नजर आती है। पहले रेकी, फिर ट्रायल रन, जैसे बिजनौर में पिकअप में आग लगाना और फिर बड़ा हमला। यानी ये लोग चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इस पूरी कहानी में एक मजबूत पक्ष भी है, यूपी एटीएस की सतर्कता और तेजी। हर बार की तरह इस बार भी समय रहते कार्रवाई हुई और एक बड़ी तबाही टल गई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या खतरा खत्म हो गया है? जवाब है नहीं, क्योंकि आतंक का तरीका बदल चुका है। अब ये सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके मोबाइल, सोशल मीडिया और डिजिटल नेटवर्क के जरिए भी फैल रहा है। इसलिए ये सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की लड़ाई नहीं है, ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है। सतर्क रहना, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और जागरूक रहना, यही इस नए दौर के आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह खतरा टल गया है या सिर्फ एक चेतावनी है? आने वाले बड़े तूफान की जिस तरह से इस साजिश का खुलासा हुआ है, उसने साफ कर दिया है कि आतंक का ये चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब ये सिर्फ सरहद पार से होने वाले हथियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मोबाइल, सोशल मीडिया, डिजिटल पेमेंट और वर्चुअली नेटवर्क के जरिए हमारे बीच ही पनप रहा है। एक रील, एक मैसेज, एक लालच और एक आम युवक धीरे धीरे खतरनाक साजिश का हिस्सा बन जाता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और संवेदनशील राज्य को बार बार निशाना बनाया जाना भी कोई संयोग नहीं है। यहाँ की आबादी, धार्मिक महत्व, बड़े आयोजन और रणनीतिक ठिकाने, ये सब दुश्मनों के लिए हाई इंपैक्ट टारगेट है। और यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में बार बार ऐसी साजिशें सामने आ रही हैं। लेकिन हर बार एक चीज इन खतरों के सामने ढाल बनकर खड़ी होती है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई।